अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पाकिस्तान टुनाइट के साथ मैं हूं आदिल निज़ामी। मुज़ाकरात को लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रवैये में एक बड़ी तब्दीली सामने आई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तमाम स्टेक होल्डर से बातचीत करना चाहती है, लेकिन साथ साथ बातचीत के लिए दो निकाती एजेंडा भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सामने रखा है, जिसे बातचीत का आगाज़ होगा। हुकूमत एक बड़ी स्टेक होल्डर है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पेशकश को किस तरह ले रही है आपको सुनाते हैं। पॉलिटिकल डायलॉग जो है वो कभी इस तरह से भी हुआ है, आप टीवी बना दी है और साथ ही आपने ये भी तय कर दिया है कि ये कमेटी जो है ये इन दो इश्यूज के ऊपर बात करेगी, जो दोनों इशू जो है वो नॉट निगोशिएबल है। जो लोग जेल में हैं उनकी रिहाई जो है वो बाई दी डायरेक्टिव ऑफ प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर होनी है, वो तो अदालतों से उनकी बेलें होनी है। जुडिशल कमीशन जो है वो बना दिया जाए 24 और 20 और 26 नवंबर के वाकयात की, वो तो इन्वेस्टिगेशन ऑलरेडी हो रही है। उन्होंने जो कंडीशन लगा दी है, आप मुझे बताएं इसके ऊपर कैसे मुज़ाकरात हो सकते हैं? अगर इन्होंने सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाई फेल होगी। ये आपने राना सनाउल्लाह को सुना, बज़ाहिर ये लगता है कि उनका रवैया यही है कि ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कंडीशन रखी गई है इस पर बातचीत आगे नहीं बढ़ सकती। तो यूँ ही लग रहा है बज़ाहिर की चीज़ें जो कि तू यहीं पे खड़ी रहेंगी, मामला आगे बढ़ता दिखाई नहीं दे रहा। दूसरी जानिब हम देख रहे हैं एक बार फिर से बात हो रही है मुल्क में कौमी हुकूमत की। फवाद चौधरी भी बात कर रहे हैं, दीगर लोग इस वाले से बात कर रहे हैं और कुछ नाम भी पिछले कुछ टाइम में सामने आए कि मुमकिन तौर पर अगर कौमी हुकूमत बनती है तो ये लोग हैं जो लीड कर सकते हैं। आज फवाद चौधरी ने इस हवाले से क्या कहा आपको सुनवाते हैं। एक रास्ता कौमी हुकूमत है, एक मुश्तरका कुछ अरसे के लिए एक मुश्तरका वज़ीर आज़म आ जाए और उसके नतीजे में पाकिस्तान में सियासी टेम्परेचर कम करने की तरफ जो है वो बढ़ा जाए। सुना फवाद साहब को मुज़ाकरात हो या कौमी हुकूमत हो, इन पूरे मामला को लेकर पाकिस्तान साहब क्या सोच रही है, इस पर बात करेंगे। अली मोहम्मद खान साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। खान साहब बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिलाखिर मुज़ाकरात करने के लिए तैयार होगी है, लेकिन ये मशरूत नौयत के मुज़ाकरात लग रहे हैं। पहले 4 निकाती आपके मुतालबात थे, अब वो 2 निकात पर आ गए हैं। तो क्या आप जो कंडीशन रख रहे हैं लगता है कि हुकूमत मान जाएगी, इन पे बातचीत का आगाज हो जाएगा? बहुत बहुत शुक्रिया निज़ामी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। देखिए निज़ामी साहब, मैं समझता हूँ देर आए दुरुस्त आए। अगर कोई डायलॉग की बात चल पड़ी है, हुकूमत को इसमें संजीदगी का इजहार करना चाहिए था। पहले हाई कोर्ट इस्लामाबाद के उस ऑर्डर पे तो उन्होंने बड़ी संगदिली से अमल किया कि हाई कोर्ट ने कहा था कि यहाँ एहतजाज आपने रेड जोन में नहीं करना। ई चौक में एहतजाज हुआ, पुरअमन था, गोली चलाने की जरूरत नहीं थी। इसलिए हम कहते हैं कि गोली क्यों चलाई, बहुत से लोग शहीद हुए, अफसोस का मकाम है। लेकिन उस ऑर्डर का दूसरा हिस्सा हुकूमत को पाबंद करता था कि आप अपोजिशन से एंगेज कीजिए, आप बातचीत कीजिए, उस पर अमल कोई नहीं किया। लेकिन अब उस पर बात हो रही है। देखिए हमारे 2 बुनियादी नुकात हैं। किसी भी डायलॉग को शुरू करते वक्त नुकात होते हैं जमातों की या फरीकैन की एक्सट्रीम पोजीशन होती हैं। जब बात शुरू होती है तो फिर अल्लाह ताला कोई ना कोई रास्ता जो है वो दे देता है। मैं एक बात अलबत्ता कहूंगा, अभी आपने मुझे राना साहिब की बात सुनवाई है, मैं कंसिस्टेंटली देख रहा हूं कि पिछले 5-6 महीनों से राना साहब डायलॉग की बात करते हैं, लेकिन या तो फिर हुकूमत में की बात की सपोर्ट नहीं है या हुकूमत की तरफ से उसमें सिंसेरिटी नहीं है। हालांकि अगर हुकूमत चाहती है कि डायलॉग करें तो फिर मेरी उसमें एक रिक्वेस्ट दोनों तरफें से ये होगी, क्योंकि जो मुज़ाकराती कमेटी है मैं उसमें नहीं हूं, लेकिन मेरी उनको ये रिक्वेस्ट होगी, तजवीज़ होगी कि जो मुज़ाकराती कमेटी के लोग हैं वो कोशिश करें कि पब्लिक में बयानात से ज्यादा जो कमेटी मीटिंग्स हैं उस पर फोकस करें। क्योंकि मैंने ये देखा पिछले 1 साल से ये बात होती है मुज़ाकरात होने चाहिए, नहीं होने चाहिए। जब कमेटियां बनती हैं, खान साहब ने 2-3 बार कमेटी बनाई है, पहली बार तो नहीं बनाई, लेकिन फिर मीडिया में बड़ी बात होती है, फिर कोई एक आ जाता है, कोई हमदर्द आ जाता है, कोई आप उसको कोई भी नाम दे सकते हैं, वो ऐसी कोई बात कर देता है या ऐसा कोई वाकया हो जाता है कि फिर वो बात आगे चल नहीं पाती। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि संजीदा मुज़ाकरात करने हैं तो दोनों जानिब से जो है थोड़ा सा मामलात को थोड़ा मामला फहमी का मुजाहरा भी करना पड़ेगा, मामला जो है उनको सीक्रेट रखें, मामला आगे बढ़ सके। लेकिन हम देख रहे हैं हुकूमत की बात, जी निज़ामी साहब आपने दूसरा भी नुक्ता उठाया जी,
जी, ये बीच में ये एक सवाल ले लेना, आपकी बात में ही आगे बढ़ाना चाह रहा हूँ मैं कि आप कह रहे हैं कि मामला आगे बढ़ाने के लिए चले संजीदा नोयत की जो है मुज़ाकरात हों और साथ साथ दोनों जानिब से थोड़ा मामला कंट्रोल में भी रखा जाए, लेकिन हुकूमत तो कहती है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मुतालबात हैं, जो 2 मुतालबात आपने रखे हैं, जो कैदी हैं वो जेल में हैं, उनको आज़ादी अदालतों से मिलना है, केसेज अदालतों में सामने चलेंगे तो आगे चीज़ें होंगी, तो वो तो कहते हैं वहाँ से रिलीफ मिलना है, हुकूमत तो इसमें कुछ नहीं कर सकती। नहीं, मैं समझता ये यहाँ थोड़ा सा राना सनाउल्लाह साहब ने कसर नफसी से काम लिया है। यही लफ्ज शायद मुनासिब है क्योंकि वो खुद लॉ मिनिस्टर रहे हैं पंजाब के, उनको पता होगा इसका कि देखिए ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस हैं और अगर हुकूमत चाहे कि गलत केस को खत्म करना, देखिए एक होता है जेन्युइन केस, कोई जेन्युइन केस हो, जैसे मियाँ साहब की फैमिली पे एवन फील्ड का केस था, हमने तो नहीं बनाया था, या जो पनामा के केसेस निकल के आए, पनामा वाज एन इंटरनेशनल अफेयर, या जरदारी साहब पे जो एक केस बना था किसी जमाने में स्विस अकाउंट्स वगैरह का, वो चीजें ऐसी थी कि वो चीज ग्राउंड पे मौजूद थी, यानी कि स्विस बैंक्स थे, सरे महल था, एवन फील्ड का महल उनका है वहां पे, वन एवन फील्ड है लंदन में जी। लेकिन ये जो केसेस इमरान खान साहब पे या हमारे और जो असीरान हैं, मुझ पे जो बना, चले किसी और की मैं क्या बात करूं, मैं अपनी बात कर लेता हूं। मैं तो अदालत के हुक्म पे डिस्चार्ज हो गया, मेरा केस जो था 9 मई का सॉरी दहशतगर्दी का और आर्मी एक्ट सीक्रेट एक्ट का, लेकिन बहुत से लोगों के केस अभी चल रहे हैं, अदालतों से डिस्चार्ज नहीं हुए, कुछ के हो गए। अब जिस पे गलत केस कोई बना है, देखें मेरा केस अदालत से डिस्चार्ज हुआ है, चले एक बात और कर लेते हैं, मैं 9 मई के केस में अदालत ने बेगुनाह कह दिया, दहशतगर्दी की अदालत ने। क्या हुकूमत में कोई शख्स ऐसा होगा जो इस बात पे माजरत करे कि आप पे हमने गलत केस बनाया? चले ये बात करते ही नहीं है, माजरत वाली बात ही नहीं करते, हम कानून की बात करते हैं। इमरान खान साहब 3 अक्टूबर 4 अक्टूबर का जो हमारा एहतजाज था, उसके बाद खान साहब जेल में हैं, उनके लॉयर्स ने मुझे अडियाला में बताया, आई एम पार्ट ऑफ द लीगल टीम, ने कहा कि खान साहब पे जेल के अंदर कुछ केसेस ऐसे बने हैं जैसे रहजनी, जैसे डकैती या चोरी। आप मुझे निजामी साहब बताएं, साबिक वजीर आजम जेल में है, वो 3-4 अक्टूबर के बाद कोई रात को निकल के चोरी डकैती करके घर वापस आ जाते थे, उधर अडियाला आ जाते थे। ये जो गलत केसेस बने हैं लोगों पे बेशुमार, इसमें हुकूमत प्रोसिक्यूशन को कह सकती है कि गलत केसेस के चार्ज आप जिन गलत केसेस की बात कर रहे हैं, ये तो डेफिनेटली इस पे किसी न किसी स्टेज पे आके माफी भी लोग मांगेंगे, लेकिन तब मांगेंगे जब वो दोबारा से ऑपोजिशन में होंगे। जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गवर्नमेंट में थी, राना सनाउल्लाह भी उनका तस्करा भी कर रहे थे, तो मुझे याद आया उन पे जो केस बना था, जब आप ऑपोजिशन में गए तो तभी उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत से लोगों ने आके कंडेम भी किया, माफी मांगी और कहा कि गलत केस था, नहीं बनना चाहिए था। चलिए, तो हमारी जो सियासत है, माजी है, ये उसका हिस्सा है। बाकी ये बता दें, जो कौमी हुकूमत बारहा इसके हवाले से अब आवाज़ें उठ रही हैं, तो क्या किसी स्टेज पे आके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सामने कोई बात रखी गई है? कोई बानी पीटीआई से कोई आपके मिलते रहते हैं, कोई डिस्कस हुआ कभी इस मामले पर भी? कल भी मेरे से पूछा गया, आज दूसरी बार पूछा जा रहा है। खान साहब के सामने कभी इस पे बात नहीं हुई। मैं ज़ाहिर खान साहब के बिहाफ पे कोई ऐसी बात कैसे कर सकता हूं जो खान साहब ने कोई ओके नहीं की। उनके सामने अगर ऐसी कोई बात आती है, फिर देखते हैं कि खान साहब का उस पे रिएक्शन क्या होगा। मैं जज ये कर सकता हूं पहले से कि खान साहब जो जमातें हैं, पीपल्स पार्टी या नून लीग, सन 84-85 से ये हुकूमतों में हैं और इन्हीं की गलतियों की वजह से, इन्हीं की कोताह अंदेशियों और गलत पॉलिसीज की वजह से, मिसमैनेजमेंट, करप्शन, आप ये देखिए पाकिस्तान के तमाम इदारे इस वक्त तबाह बर्बाद हो गए हैं। ये जो डायलॉग का प्रोसेस शुरू हो रहा है, मेरी दुआ है वो चले, उसमें बहुत सी ऐसी तजावीज आएंगी। मेरी सब पार्टीज को ये रिक्वेस्ट होगी, कोई तजवीज आती है फौरी उसको रद्द ना करें, या फौरी उसको एक्सेप्ट तो ज़ाहिर किसी ने नहीं करना। कुछ ठीक है, टेबल पे बैठ के बात हो, किसी एक नुक्ते पे आ जाए। बाकी आपके जो मुतालबात हैं, अभी जो 2 निकाती मुतालबात भी हैं, असीरान की रिहाई है और जो बाकी 9 मई का मुतालबा है कि उस पर जुडिशल कमीशन बने। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में केस है, फिक्स हो गया है। इलेक्शन के ऑडिट, आपका पिछले जो 4 मुतालबात थे उसमें ये भी शामिल था, तो इलेक्शन के ऑडिट के हवाले से या उसकी तहकीकात जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाह रही थी, तो उस हवाले से भी केस फिक्स हो गया है। क्या लगता है कि उधर से कुछ रिलीफ मिलेगा आपको, या आपके जो मुतालबात हैं वो समहाउ पूरे तो होते जा रहे हैं? उम्मीद हमेशा अच्छी की रखनी चाहिए। अब ये जो सुप्रीम को, मैं तकरीबन जब से ये इलेक्शन हुआ है, आप पास्ट रिकॉर्ड उठा के देख लें, मैं एक बात हमेशा करता हूं और आज भी आपके प्रोग्राम में करूंगा, और मेरे पास उसके लिए लॉजिक है। देखिए, जब भी आप डायलॉग में बैठते हैं, दोनों पार्टीज को कुछ लेना और कुछ देना होता है, हुकूमत के पास देने के लिए ज्यादा होता है। अब हमारी जो मेन 2 बड़ी डिमांड्स हैं, नंबर 1 असीरान की रिहाई है,
नंबर 2 मैंडेट की वापसी है। और अब ये 3 जो वाकया हो गया, तीसरा बदकिस्मती से अब ये बड़ा एक आ गया है कि जो जुडिशल कमीशन इंक्वायरी करे 26 नवंबर की और साथ में 9 मई की भी। लेकिन जो 2 बड़ी पॉलिटिकल डिमांड्स हैं वो है मैंडेट की वापसी और असीरान की रहाई जी। और इवन जुडिशल कमीशन भी 26 नवंबर और 9 मई का। अब इनमें देखिए असीरान की जो रहाई है उसमें मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट का एक रोल है। जो हुकूमत गलत इस्तिगासा बना सकती है वो इस इस्तिगासा को कानूनी तौर पे वापस भी ले सकती है। जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस हैं उसको तो पॉलिटिकली वापस होना है। लेकिन अगर ये हुकूमत कहती है कि हाँ मैंडेट आपको वापस देते हैं तो वो तो उनका डेथ वारंट है, पॉलिटिकल डेथ वारंट है। अब इसका फैसला किधर से होगा? पहला नुकता हुकूमत के हाथ में है असीरान की रहाई का। दूसरे के लिए आपको किसी न्यूट्रल आर्बिटर के लिए जाना होगा जो गैर जानिबदार फैसला कुन जिसको कह सकते हैं। अब माजी में ये न्यूट्रल आर्बिटर हमेशा एस्टैब्लिशमेंट रही है, जो मैं एज अ पॉलिटिकल वर्कर समझता हूं कि नहीं होना चाहिए। ना ये पॉलिटिकल सिस्टम के लिए अच्छा है ना उनके लिए अच्छा है, क्योंकि उनको जितना आप इधर रगेदेंगे उनकी और बदनामी होगी। तो फिर एक आईनी न्यूट्रल आर्बिटर रह जाता है, दैट इज द एपेक्स कोर्ट। तो ये मैं हमेशा ये बात कर रहा हूं कि ये जो मैंडेट का फैसला है, ये न्यूट्रल मामला की बात करें तो उस टाइम में कोई न्यूट्रल गवर्नमेंट भी मतलब फॉर्म हो सकती है। उस टाइम में जो कौमी हुकूमत या कोई न्यूट्रल गवर्नमेंट आ जाए ताकि सारी चीजें जो है फिक्स हो जाएं। अवाम को माइनस करके ड्राइंग रूम्स में बैठ के जो फैसले होते हैं वो देर पा नहीं होते, उसमें पॉलिटिकल वेट नहीं होता। अच्छा मैं ये बात क्यों कर रहा हूं अवाम को माइनस ना करें? मैं इसलिए कह रहा हूं कि देखें अवाम ने एक फैसला सुना दिया 8 फरवरी को, हमारे हक में सुनाया, खान साहब इमरान खान साहब के हक में सुना दिया। अब उसको तस्लीम नहीं किया गया। मकबूलियत तो थी, कबूलियत की बात होती है कि कबूलियत नहीं थी। ये भी गलत सोच है बदकिस्मती से इस मुल्क में, लेकिन ये है। अब क्या करें, फॉर्म 47 लोगों को थमा दिए गए। अब अगर हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले के इंतजार में हैं कि सुप्रीम कोर्ट इसका फैसला करे, इस जुडिशल ऑडिट करे इस इलेक्शन का, और तब तक कोई न्यूट्रल हुकूमत बने, मैं समझता हूं ये मजीद अपने मकसद से शायद दूर हो जाएंगे। ये हुकूमत जो भी जैसी तैसी चल रही है वो तो चल रही है ना। ठीक है, मतलब हुकूमत भी चले और साथ साथ डायलॉग भी हो, साथ साथ आप जो कह रहे हैं कि इलेक्शन का ऑडिट। यहाँ पूरे वोट्स नहीं गिनने, यहाँ फॉर्म 47 फॉर्म 45 की कहानी है। जो मैं समझता हूँ अगर विल हो, अगर विल ऑफ द स्टेट हो, स्टेट मतलब सुप्रीम कोर्ट इज वन ऑफ द बिगेस्ट पार्ट ऑफ द स्टेट, अगर विल उधर हो कि हमने करना है, मैं समझता हूँ 25 दिन, महीने, 20 दिन के अंदर आप इसका एक जुडिशल ऑडिट। ठीक है, आप कह रहे हैं कि 20 दिन में मामला जो है ये खत्म हो सकता है। लेकिन हम देखें सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में भी जब आप बात करते हैं, ऑडिट की बात करते हैं, अलीमा खान साहब ने कहा 3 सीनियर मोस्ट जजेस, मतलब कि हुकूमत दूसरी जानिब ख्वाजा आसिफ ने भी बात की कि दोबारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुतालबा वो मखसूस कोई जजेस ही हैं, वहीं इशारा है, रिलीफ वहीं से मिलना है। तो वहाँ पे भी तो ये मामला आ जाता है। सुप्रीम कोर्ट कैसे इस मामले को आगे लेके चलेगी? अगर तो जो वहाँ पे बाकी जजेस बैठे हैं वो कुछ करते हैं तो आप लोग उस पर यकीन नहीं करेंगे। मखसूस जजेस आप कह रहे हैं कि ये सारा फैसला करें या ये सारे मामला को देखें, 3 सीनियर मोस्ट और 2 जजेस वहाँ पे वही आ जाते हैं जो पुराने आपकी ख्वाहिश के मुताबिक थे। इस पे पार्टी का मौक़िफ़ आ जाएगा, मुख्तलिफ इस पे आराय आ सकती हैं। अगर इसमें कोई ये कहे कि ये जज हो वो जज हो तो इसका फिर एक ही हल है। देखें इससे बड़ा तो कोई मसला इस वक्त कौम को दरपेश निजामी साहब नहीं है ना। ये बहुत बड़ा मसला है ना। ये व्हाई नॉट फुल कोर्ट? फुल कोर्ट क्यों नहीं बैठ सकती? सब बैठ जाए, ये भी एक ऑप्शन हो सकता है। मैं मेरी वैसी एज अ वकील ये तजवीज़ है कि व्हाई नॉट फुल कोर्ट, इस पे तो किसी को एतराज नहीं होगा, सब बैठ जाएंगे, सब अपनी राय के साथ। ठीक है, अभी थोड़ा एहतजाज पे बताएं जो ओवरसीज पाकिस्तानियों को कहा जा रहा है, जो भी अभी से एक मुहिम जिसका आगाज़ सोशल मीडिया पे भी हम देख रहे हैं कि वहाँ से बाहर से पैसे ना भेजें, सिविल नाफरमानी। ये 2014 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया था, उस टाइम भी कोई कामयाबी नहीं मिली थी। अब 2024 में भी ये करने जा रहे हैं, इससे कुछ बेनिफिट मिलेंगे? क्योंकि माजी में देखा IMF को लेटर लिख लिया, बाकी कई ऑर्गेनाइजेशंस को लेटर लिखे हैं, कोई रिलीफ नहीं मिला। तो बज़ाहिर लग ये रहा है कि लोकली आपको यहीं पर इंगेज होना पड़ेगा पोलिटिकल पार्टीज़ के साथ अगर कोई रिलीफ चाहिए। तो सिविल नाफरमानी ये सूदमंद साबित होगी PTI के लिए? देखिए मुख्तलिफ जमातें मुख्तलिफ अदवार में एहतजाज का एक कोई ना कोई रास्ता अपनाती हैं। तहरीक इंसाफ ने जलसे भी किए, जुलूस भी किए, धरने पे हमारे साथ, हमारे लोगों के साथ जो हुआ, ठीक है, इसमें दो राय हो सकती है कि कोई कहे कि उधर बैठना चाहिए था, वो जो जगह है वो संगजानी, या कोई कह सकता है कि डी चौक जो है बैठना चाहिए। इसमें दो राय हो सकती हैं, लेकिन इस पे तो कोई दो राय नहीं है ना कि जहां भी पाकिस्तानी एहतजाज के लिए बैठे हैं आपने उन पे फायर नहीं करना। आप हमेशा इंगेज करते हैं, आंसू गैस चलती है, लाठी चार्ज होती है, गिरफ्तारियां होती हैं, या लंबा बैठ जाते हैं, लेकिन हमेशा धरना अगर बैठता है किसी भी जगह, हुकूमत की पॉलिसी होती है आप उनको थकाएं, आप इनको 2 दिन 3 दिन 5 दिन हफ्ता 10 दिन में लोग थक जाते हैं। आप इंगेज करते हैं क्योंकि आप उनके मुतालबात बेशक माने या ना माने, लेकिन जो बैठा है सामने वो आपका हमवतन है,
उसके भी सीने पे यही सब्ज लाली परचम है। यहाँ जो हुआ है, हाई कोर्ट के ऑर्डर की खुलम खुला खिलाफ वर्जी हुई। हाई कोर्ट ने कहा था आप एंगेज कीजिए, आपने गोली से एंगेज किया और ज्यादती की। लेकिन देखें, अब एक जमात के पास एक आगे का रास्ता है कि उन्होंने एहतजाज की एक ऑप्शन खान साहब ने दिया है, जो हमने 2014 में भी किया था। लेकिन अभी उससे पहले खान साहब ने खुद आपको ऑप्शन भी दी है, आपको कमेटी बना के दी है। अगर आप चाहते हैं कि मसाइल का हल निकले, आपके पास कमेटी है, तहरीक इंसाफ का। ठीक है, अभी आप कौमियत की बात कर रहे हैं, फेडरेशन की बात कर रहे हैं, एक कौम होने की बात कर रहे हैं, पाकिस्तानी होने की बात कर रहे हैं। बुशरा बीबी केपीके में मौजूद हैं, वो पश्तून कौम से बात करती हैं कि आप बहादुर हैं, नाडर हैं, आपने मेरा साथ देना है। तो यहाँ पर एक तासुब वाला मामला नहीं नजर आता कि एक कौम को वो थोड़ा सा इश्तियाल ला रही हैं या उनको लेकर लीड करके वफाक पर हमला और उनकी बातें होती हैं। गवर्नमेंट भी बारहा आपके ऊपर इल्जाम लगाती है। हाँ, साहब की वाइफ हैं, फर्स्ट लेडी हैं, हमारे काबिल एहतराम है। मैं उनकी किसी बात पे कमेंट मेरे लिए मुनासिब नहीं है। ये जो फस्तायत का सामना पंजाब में हमारी पंजाबी लीडरशिप को करना पड़ा है, मैं तो उनको सलाम पेश करता हूँ। जिस तरह देखें, हमारा एक कॉन्सेप्ट है, दोनों तरफ है, पंजाब में भी है, पश्तूनख्वा में भी है, कश्मीर में भी है, और आपके बलोचिस्तान में, हर जगह हमारे पूरे कल्चर में है। गिलगित हमारी माएँ स्टैंड लेती हैं, हमारी खवातीन स्टैंड लेती हैं। और मैंने ये देखा है कि जब फस्तायत आई, जब मुश्किल आई है, तो पंजाब से हमारी खवातीन ने भी स्टैंड लिया है, माओ ने स्टैंड लिया है, बहनों ने स्टैंड लिया है। जिस तरह उस्मान डार की वालदा मोहतरमा ने स्टैंड लिया, सियालकोट जीत गई वो। अभी भी जो हमारी बहनें, जो खान साहब की सिस्टर अलीमा आपा हैं या उनकी जो वाइफ हैं, फर्स्ट लेडी साहिबा जो हैं, वो एक मिसाल कायम कर रही है ना। ठीक है, आखिर में सब ये बता दें कि बात की फवाद साहब ने भी कहा कि अगर मौलाना साथ मिल जाते हैं किसी स्टेज पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, तो हुकूमत को टफ टाइम दे सकते हैं, हुकूमत को घर भेज सकते हैं। तो क्या ये कोई मामला बढ़ सकते हैं मौलाना के साथ आगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के? तहरीक इंसाफ की लीडरशिप मौजूद है, दे विल डिसाइड फॉर आवर पार्टी। खान साहब हैं, और बाकी हर तरह के लोग हर तरह की बात कर सकते हैं। फवाद साहब की भी बात जो है वो अपनी जगह ठीक होगी, लेकिन हमारा खान साहब ने कह रहे हैं इनके जो मशवरे हैं उन पे अमल किया करें। जेल में जब मुलाकात हुई है 2 दिन पहले, तो इनके मशवरों पे अमल करें जो की आदत है बाहर। हाँ, कुछ मशवरों पे अमल किया था तो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में जो हुआ, लेकिन हमारा भाई है, मैं बड़ा ये आप पुराने मशवरों की बात कर रहे हो, पंजाब वाले, खैबर पख्तूनख्वा वाले, जिसका वो परवेज इलाही साहब भी शिकवा करते रहे हैं, ये वो वाले मशवरे थे? तो वो उस तरह के मशवरे नहीं होने चाहिए। बहरहाल पॉलिटिकली मैच्योर आदमी है भाई हमारा, ऐसी लाइटर नोट में बात की है। देखिए, मौलाना साहब से हमारा राब्ता है, असद कैसर साहब उनसे एंगेज करते हैं, और किसी मुनासिब वक्त पे शायद वो हमारा और उनका इकट्ठे मूवमेंट भी हो, मे भी हो सकता है, क्योंकि बहुत सी चीजों पे हुकूमत ने उनको दगा दी है। अभी जो हुकूमत ने उनको ठेंगा दिखाया है, ये मैं समझता हूँ कि उनको एहसास हो गया होगा कि जो तहरीक इंसाफ इस 26वीं आईनी तरमीम को हमने मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मैं उन लोगों में से जिन्होंने प्रैक्टिकली 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ जाके अंदर वोट डाला है। तो अब मौलाना साहब को एहसास हो रहा होगा कि तहरीक इंसाफ सही थी, क्योंकि उन्होंने ट्रस्ट किया हुकूमत पे, और जो मदरसे के मामले पे हुकूमत ने उनके साथ ज्यादती की है, हम उस मामले पे मौलाना साहब के साथ मजबूत खड़े हैं। ठीक है, मौलाना के साथ खड़े हैं। बहुत शुक्रिया। अली मोहम्मद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दीगर मेहमानों से बातचीत करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर दी ब्रेक। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आने वाला हफ्ता जो है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कई अहम जो केसेस हैं वो आईनी बेंच के सामने आएंगे, और ये वो केसेस हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुतालबा भी रहे हैं। इस पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है अतर काज़मी साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एंकर पर्सन है। हाफिज़ एहसान साहब हम स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर कानूनदान हैं। हसनाक मलिक साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, आप भी सीनियर जर्नलिस्ट हैं और आईनी और कानूनी मामलों को बड़े अच्छे से समझते हैं। आपसे अतर भाई आगाज़ करते हो, ये बता दें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एग्री हो गई है मुज़ाकरात के लिए, तो क्या हुकूमत मजबूत है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को महसूस हो गया कि ये एहतजाज से मामला आगे नहीं बढ़ेंगे, कहीं ना कहीं डायलॉग, कहीं ना कहीं मामला बैठ कर हल करना पड़ेंगे, और इस टाइम में क्या हुकूमत पीटीआई को इंगेज करेगी? उसके लिए सूरत हाल ऐसी बन रही है कि इंगेज करे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को? देखिए, ये तो अभी वक्त ही बताएगा, लेकिन सियासत में तो बातचीत और मुज़ाकरात तो चलते रहते हैं। मुज़ाकरात तो उस वक्त भी चल रहे थे जिस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज कर रही थी। आपको पता है कि खान साहब जेल में बंद हैं, और जेल का दरवाज़ा बार बार खुलना, बैरिस्टर गौहर का वहाँ पे जाना, बैरिस्टर सैफ का वहाँ पे जाना, वाज़े नज़र आ रहा था कि हुकूमत जो है वो सारी सहूलतकारी वो कर रही थी, उनको बार बार उधर भेज रही थी। तो मुझे नहीं लगता कि हुकूमत के पास कोई ऐसा रीज़न है कि वो बात नहीं करेगी।
तो बातचीत अगर होनी हुई तो वो तो जरूर होगी। दूसरी बात ये है कि क्या ये एहतजाज जिस तरीके से खत्म किया गया है उसके बाद हुकूमत मजबूत हो गई है? मेरे ख्याल में हुकूमत शायद इस तरह सोचती हो, लेकिन मुझे तो ऐसी सूरत हाल नजर नहीं आ रही। मजीद हुकूमत लगता है बैकफुट के ऊपर है। 9-10 दिन के बाद आपके नायब वजीर आजम या वजीर खारजा ने जो सफरा हैं, जो सफीर हैं, उनको भी एक ब्रीफिंग दी। फिर इस वक्त की आप सूरत हाल देख लें कि आजाद कश्मीर में जो सिचुएशन है, ऑल दो के मीडिया उस तरह उसके ऊपर हमें कवरेज नजर नहीं आ रही, वहां पे भी एक बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है। तो कहीं पे भी हमें हुकूमत की ग्रिप तो मजबूत कहीं पे भी नजर नहीं आ रही, और हुकूमत के पास उस तरह का अवामी मैंडेट भी नहीं है, अवामी लेजिटिमेसी भी नहीं है, जिसे आप कहते हैं कि बहुत बड़ी अगर अवामी मैंडेट हो तो कोई गलती भी हो जाए तो कोई इशू नहीं होता। मतलब ये कि इस बार तो हुकूमत बैठ जाएगी टेबल पे। पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं बैठ रही थी, अब वो राजी हो गई है, अब हुकूमत भी राजी हो जाएगी, कहीं ना कहीं मामला आगे बढ़ सकते हैं, आप ये कह रहे हैं? मुझे नहीं लगता कि तरीके इंसाफ ने कोई खुल के कहा है कि हम हुकूमत के साथ बैठेंगे। तो जो कमेटी बनाई है इमरान खान साहब ने, उसमें अभी भी उन्होंने कहा है कि जो लोग मैटर करते हैं, स्टेक होल्डर जो है सर, कई मैटर नहीं करती, मतलब जो इस टाइम हुकूमत है कई मैटर नहीं करती आपके मुताबिक? ये तो हुकूमत से आप खुद ही हुकूमत के तरीक़ाकार से देख लें कि वो जब उनके वुज़रा खुद जिस किस्म के बयानात देते हैं कि जनाब मोहसिन नकवी चाहें तो वो वज़ीर आज़म बन जाएं, तो हुकूमत तो बिल्कुल चाहे डिलिबरेटली करती है या मजबूरी से करती है, वो ये तासुर देते हैं कि जितनी भी गलतियां हो रही हैं, जो कुछ भी हो रहा है, हमारा तो कसूर नहीं है, ये कोई और करवा रहा है। और दूसरी तरफ इमरान खान साहब का भी वही मौकिफ है कि हमने इनसे बात नहीं करनी, इस्टेब्लिशमेंट से बात करनी है। तो अब देखते हैं जी कि बात आगे जी बढ़ती है या नहीं। ठीक है। हम सब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतालबात हैं, कैदियों की रिहाई एक मुतालबा है, हुकूमत कहती है कि वो कर नहीं सकती, अदालती मामला है, तो वाकई किसी स्टेज पे जाकर हुकूमत कर सकती है, रिलीफ मिल सकता है हुकूमत की जानिब से कि कैदी रिहा हो जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के? बिस्मिल्लाह आदिल, एक तो बात यह है कि अगर PTI ने इस सारे डायलॉग प्रोसेस के अंदर आना है तो उसे एक अपनी जो पॉलिटिकल डायकॉटमी है उससे बाहर निकलना पड़ेगा, और वो अभी तक सिचुएशन से बाहर नहीं निकल रहे, और जितनी देर तक वो निकलेंगे नहीं क्लैरिटी के साथ, उतनी देर तक चीज़ें आगे नहीं बढ़। देखना, वो खुद ही कहते हैं हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे, वो खुद ही कह देते हैं हम मुज़ाकरात करेंगे, वो खुद ही कहते हैं हम मुज़ाकरात सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट के साथ करेंगे, वो खुद ही कहते हैं, फिर उसके बाद ये कहते हैं कि ये हमारी कमेटी बन गई है, इससे जिससे बात करनी है कर ले। तो इस तरह जो है वो पॉलिटिकल डायलॉग आगे नहीं बनता। पॉलिटिकल मैच्योरिटी का होना बड़ा इंपॉर्टेंट है, और उसके अंदर जो प्री कंडीशंस का होना है वो कभी भी किसी मसले को सक्सीड नहीं करते। अगर आप 3-4 एरियाज़ के ऊपर पहले ही कहेंगे जी हम इस पे ही बात करेंगे, इसके अलावा बात ही नहीं करेंगे, तो फिर आगे उसका जवाब तो उसी तरह आएगा ना। और ये सारा कुछ जो इस वक्त हो रहा है ये आपकी स्क्रीन के ऊपर हो रहा है, प्रैक्टिकली किसी जगह नहीं। एक स्क्रीन के ऊपर स्टेटमेंट ये आती है कि हमने कमेटी बना दी, दूसरी स्क्रीन के अंदर ये आता है कि जो उनके मुतालबात आते हैं कि जी वो आइन और कानून के नीचे आएंगे। एक तरफ से आता ये है कि जी जो इलेक्शन 9 फरवरी का है उसके अंदर हमारा मैंडेट वापस दिया जाए। क्लैरिटी नहीं है, आप कह रहे हैं? क्लैरिटी भी नहीं है और इंस्टीट्यूशनल विल भी नहीं है, यानी कि एज ए पॉलिटिकल पार्टी विल नहीं है। जो उनके लीडर जो है वो डे टू डे अफेयर्स के ऊपर जिस तरह का इंटरेक्शन आता है उसी तरह की आपको स्टेटमेंट्स आती हैं, और इस चीज़ को PTI को बहुत डैमेज किया उस सिचुएशंस के अंदर कि जिसके अंदर ये है क्लैरिटी का ना होना, उसके बाद ये है कि उस लेवल पे जाके बात न मतलब कि अब आप देखें कि आपके सामने ये जो नवंबर वाला 24 नवंबर वाला और 26 नवंबर वाली बात ये देखें कि गवर्नमेंट ने इंगेज किया किसी न किसी सूरत के अंदर उनके PTI के चेयरमैन को, लेकिन आप ये देखें कि चूंकि क्लैरिटी नहीं थी और उस क्लैरिटी का रिजल्ट्स ये निकला ये है कि आपने देखा कि जो पॉलिटिकली गेन करना चाहिए था इस सारे प्रोसेस के अंदर जो है वो PTI गेन नहीं कर सकी, और आपस के अंदर अब रिफ्ट स्टार्ट हो गई। कोई कहता है कि संजानी का कहा गया था, कोई कहा गया कि नहीं कहा गया था, किसी ने कहा डी चौक के अंदर है, और ये सारा कुछ जो है PTI का पिछले 5-6 साल से इसी तरह चल रहा है। कभी वो कोई आगे कर देते हैं, कभी इसको पीछे कर देते हैं। हल इसका ये है कि आप एक क्लैरिटी के साथ ये आए कि हम पाकिस्तान का जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसके अंदर हिस्सा बन के इस जो सारी पार्टीज हैं हम उनको स्पेस देते हैं, वो हमें स्पेस दें, और जब वो स्पेस वाली बात आ जाती है तो फिर आप आगे उस सिचुएशन के अंदर जाएं कि जी ये 1, 2, 3, 4 पॉइंट्स है, इनके ऊपर बात करनी चाहिए, और अल्टीमेटली आदिल अगर बात होगी तो उसके अंदर एक टाइम फ्रेम होगा। ये मुमकिन नहीं है कि आप कहें कि जी बात तब आगे बढ़ेगी कि जब पहले हम पावर के अंदर आए
और पावर किस तरह अंदर आएगी, फिर वो आगे से कहेंगे। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन बयानिए की जंग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में नजर आ रही है। पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बयानिया बनाती थी, पूरी पार्टी उसको जो है ऑन करती थी और बड़े अच्छे से ये सारे का सारा आदर डिजिटल मीडिया है और सारे का सारा ये टीवी स्क्रीन है। इससे निकल के पीटीआई को रियलिटी के अंदर आके इंस्टीट्यूशंस की रिस्पेक्ट, पॉलिटिकल पार्टीज की रिस्पेक्ट, पार्लियामेंट्री रोल के अंदर आना और उसके बाद डायलॉग के अंदर जाएंगे तो मेरा ख्याल ये है कि ये चीजें आगे बढ़ जाएंगी। साहब ये इत्तेफाकन है क्योंकि टाइमिंग बड़ी अहम है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुतालबा था 9 मई के हवाले से जो है जुडिशल इंक्वायरी हो, तहकीकात हो, सुप्रीम कोर्ट उसको सुनने जा रहा है। इलेक्शन 2024 जिस तरह हुआ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तहफ़्फ़ुज़ात थे, वो भी केस आइंदा हफ्ते सुनने जा रहा है। तो ये टाइमिंग इसकी कितनी अहम है और अगर मामला वहाँ जाता है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पर मुतमिन हो जाएगी, आपको क्या लगता है? क्योंकि तहफ़्फ़ुज़ात तो उनको हैं जो आईनी बेंच बना है उसके ऊपर भी। देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि जो पीटीआई की ख्वाहिश है उस हिसाब से आईनी बेंच काम करे। आईनी बेंच की सिलेक्शन हुकूमत ने की है और हुकूमत की अभी तक जितनी ख्वाहिशात हैं वो पूरी हुई हैं और आईनी बेंच की जितनी ख्वाहिशात हैं वो हुकूमत ने पूरी की। ये आईनी बेंच वैसे 26वीं तरमीम के नतीजे में बना, हुकूमत पहले मुतालबा था उसको भी पीटीआई का इसको रोल बैक करे, वो मुतालबे से पीछे हट गया। बिल्कुल, आईनी बेंच और हुकूमत एक पेज पे नजर आए हैं। ये हो ही नहीं सकता कि ये जो केसेस लगाए गए हैं इनमें रजिस्ट्रार ऑफिस के ऑब्जेक्शन थे, उनकी अपीलें उन्होंने चैम्बर में नहीं लगाई, अब लगा दी हैं। अब इनमें जो है वो बड़ा लंबा प्रोसेस है। पहली दफ़ा वैसे ये केस हैं जो अलाइव इश्यूज़ हैं, जो अमूमन आईनी बेंच के सामने मामला आता है कि जी ये इशू अब अलाइव नहीं है, हम इसको ख़त्म कर रहे हैं। क्या आज 5वां हफ्ता जारी है आईनी बेंच का, एक भी रिपोर्टेड जजमेंट नहीं है आईनी बेंच की। आईनी बेंच जो है वो 4-4 लाइनों की फैसला कर रहा है कि जी ये केस जो है वो अलाइव नहीं है। अलाइव नहीं है आप डिसाइड कर रहे हैं, लेकिन जो असूल है जिस बुनियाद पे सो मोटो लिए गए, जो जुडिशल ओवर रीच हुई, कम से कम उसको तो कंडेम करें और एक कोई अपनी गाइडलाइन दे। ये तो नहीं हो सकता कि कल फिर कोई साकिब निसार और इफ्तिखार चौधरी आए और फिर वही डैम बनाए और वही मामलात बनाए। तो आईनी बेंच को भी कोई असूल वज़ा करने चाहिए, जूरिस्प्रूडेंस से वाल्व करनी चाहिए। यहाँ आईनी बेंच जो है वो बज़ाहिर लग रहा है कि इस तरह के काम नहीं हो रहा। वहाँ जो है वो इंफ्रक्शस केसेस कि जी ये केस हुकूमत कहती है जी अब ये केस अलाइव नहीं रहा, अब जी ख़त्म हो गया। तो ये अब जो अगले हफ्ते भी लग रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई बहुत बड़ी सक्सेस होगी, जो कि क्योंकि जिस तरीके से आईनी बेंच ने 4 हफ्ते से स्टार्ट लिया है, या जिस तरह सिंध हाई कोर्ट में जो आईनी बेंच के सरबराह की नॉमिनेशन हुई, ये लम्हा फिक्री है कि 9वें नंबर के जज को आईनी बेंच का सरबराह बनाया है और हमारे सुप्रीम कोर्ट के 2 जज जो हमारे आईनी बेंच का हिस्सा हैं, उन्होंने अब उसकी रीज़न मैं भी बड़े मुझे तजस्सुस है सुनने के कि और देखने की कि उनकी रीज़न क्या है। जिस बुनियाद चले हुकूमत तो चाहेगी कि 9वें नंबर का जज हो, 7 जज 8 जज उनके हम ख्याल नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजेस को क्या मसला था? वो 2 जजेस वैसे ये भी रीजन हो सकते हैं, इंग्लिश कहते हैं बहुत अच्छी बोलते हैं, उर्दू कमजोर है, इंग्लिश अच्छी बोलते हैं। आपने हमारा ये भी तो म्यार है ना, मेरा ख्याल है कि ये जो लोग ब्लेम कर रहे हैं ना कि एग्जीक्यूटिव ने ये कर दिया, हुकूमत ने, इदारों ने, असल तो वो लोग हैं वो जो इदारों में रह के जो फैसिलिटेशन कर रहे हैं। और जिस तरीके से अब ये देखें कि आईनी बेंच जो सिंध हाई कोर्ट में जिस तरह मैंने बताया, अब फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल के केस में जस्टिस शाहिद बिलाल की नॉमिनेशन हुई। कल वहाँ ये मामला भी आया जुडिशल कमीशन में कि जुडिशल कमीशन में असूल की वजह यह था कि हर सूबे का सीनियर मोस्ट जज को हम लेंगे आईनी बेंच में। अब अगर जैसे आयशा मलिक नहीं है तो उनकी जगह शायद वहीद हैं, उनको लें। उनके बाद जस्टिस मलिक शहजाद हैं, फिर जस्टिस शाहिद बिलाल। लेकिन उन्होंने आईनी बेंच ने जी, क्योंकि वो हम ख्याल नहीं थे, बजाय लग रहा है कि शायद वहीद और शायद बिलाल, तो इस तरह मेरा ख्याल है कि कोई सिस्टम की क्रेडिबिलिटी नहीं रहेगी। तो इसी वजह से जो मैं तो कोई मुझे नहीं लग रहा कि कोई ऐसा मामला अगले हफ्ते कोई हो, लेकिन ये बात है कि आईनी बेंच पे सवालात बड़े उठ रहे हैं, उनको बहुत चीज़ें करनी होंगी, अदरवाइज उनकी क्रेडिबिलिटी पे बहुत ज़्यादा सवाल। ठीक है काजिम साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुतालबा पहले तो ये भी मुतालबा था कि 26वीं आईनी तरमीम जो उसको रोल बैक करें, क्योंकि नहीं मानी थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, लेकिन अब वही एक मुतालबा पीटीआई का पूरा भी होने जा रहा है। 9 मई हो कि इलेक्शन 2024 हो, उसका ऑडिट या उस हवाले से जो केसेस हैं वो सुनने जा रहा है आईनी बेंच। तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो मुतमिन हो जाएगी इस सूरत हाल से? नहीं, मेरा नहीं ख्याल टू बी ऑनेस्ट, इसलिए कि अभी जिस तरह असनाद भी बता रहे थे, ये आईनी बेंच तो वो है जो हुकूमत ने बनाया हुआ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो कहती थी कि वो 26वीं आईनी तरमीम को वो मानते ही नहीं। ये बेंच तो उस आईनी तरमीम के नतीजे में निकला है।
और अब वो 26वीं आईनी तरमीम किस तरह यहाँ पे मंजूर हुई। अभी हाफिज साहब कह रहे थे कि पार्लिमानी सियासत का हिस्सा बने। आप भी निजामी साहब इधर इस्लामाबाद में थे जब 26वीं आईनी तरमीम आने वाली थी, जो मुल्क की सबसे बड़ी पार्लिमानी जमात थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसका एक एक सेनेटर, एक एक MNA रूपोश था, छुपा हुआ था। वो ये कहते थे हम बाहर निकले तो हुकूमत उठा लेगी, हमें जबरदस्ती वोट डलवा देंगे। तो ये कौन सी आईनी रवायात हैं जिसको यहाँ पे हम कायम करने की बात कर रहे हैं। मखसूस नशिस्तों के हवाले से इसी अदालत का फैसला पड़ा हुआ है और ये मानने के लिए तैयार नहीं है। इदारों की इज्जत इस तरह होती है जिस तरीके से इन्होंने यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट को एक मजिस्ट्रेट की कोर्ट से भी नीचे कर दिया, वो रेलेवेंट ही नहीं रही है ना। आप देखें कौमी बहस के अंदर पहले सुप्रीम कोर्ट का किरदार होता था इंसानी हकूक के हवाले से, पार्लिमानी मसाइल के हवाले से, बहुत सारे मसाइल के हवाले से। अब वो बहस ही नहीं होती। अभी आप जो है हम ये बहस तो कर रहे हैं लेकिन सबको पता है कि इस वक्त इररेलेवेंट बहस है। और आईनी बेंच ने क्या करना है, आईनी बेंच हुकूमत ने बनाया हुआ बेंच है, उनके हम ख्याल जजेस हैं वहां पे, तो वो फैसला उसी किस्म का आएगा जो सबको पता है। तो ये इस वक्त अनफॉर्चुनेटली सिचुएशन ये है। 26 तारीख को जो इधर डी चौक पे हुआ उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट जो चंद 100 गज के फासले पे है वो इररेलेवेंट है। ना इंसानी हकूक की बात हो रही है, ना कोई सोमोटो की बात हो रही है। तो मेरे ख्याल में इस वक्त जो हालात हैं, इसमें आइन की बात करना, इसमें पार्लियामेंट की बात करना, ये अवाम के शऊर की तौहीन की बात कर है एक तरह से। ये कोई स्कैंडिनेविया की पार्लियामेंट तो है नहीं है, या फिर जनूबी कोरिया की पार्लियामेंट तो है नहीं है कि जो अवाम के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करेगी, मार्शल लॉ को ख़त्म करवाएगी। ये तो आधी रात को खुलती है, पूरी रात चलती है ताकि किसी ताकतवर को एक्सटेंशन दी जाए और हुकूमत के और ताकतवरों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए और लोगों से ज़बरदस्ती आईनी तरमीम करवाई जाए। तो ये कौन सी हम पार्लियामेंट की यहाँ पे बात कर रहे हैं और कौन से हम निज़ाम की बात कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली सिचुएशन ग्राउंड पे वो नहीं है जो हमारी ख्वाहिशात है। ठीक है, और जो सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में आज हम जो देख रहे हैं, जो तकसीम थी वो अभी भी दिखाई दे रही है। इस पर भी बात करते हैं, उससे पहले एक ब्रेक ले लेते हैं। वेलकम बैक आफ्टर दी ब्रेक। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान जजेस में एक तकसीम जो है उसका तासुर पाया जा रहा है। हम सब हम देख रहे थे कि पहले जो मामला रहे, चीफ जस्टिस थे, एक तकसीम थी। अब दोबारा भी देखा कि एक जज ख़त लिख रहे हैं और 26वीं आईनी तरमीम और आईनी बेंच के हवाले से, बल्कि आज एक तकरीब में भी उन्होंने इज़हार ख्याल किया कि अब वो आइन की तशरीह नहीं कर सकते। तो ये तकसीम तो मतलब अभी भी बढ़ती जा रही है। देखिए आदिल, ये है कि आइन की तशरीह वो नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें ये पता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का इख्तियार है। लेकिन चीफ जस्टिस को बार बार ये कह रहे हैं कि आप फुल कोर्ट बनाएं, कि जबकि आइन के अंदर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का फुल कोर्ट बनाने का इख्तियार नहीं है। और बार बार ये कहते हैं कि जी 26वीं आइनी तरमीम को फिक्स करें। ये पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर ये एक नई इनोवेशन है कि जजेस खुद कह रहे हैं कि 26वीं आइनी तरमीम जो है वो फिक्स करे। हालांकि बार बार चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पोलाइटली कहते रहे हैं कि ये मेरा इख्तियार नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के अंदर जो कमेटी बनी है उसका इख्तियार है। तो एक तरफ तो जस्टिस मंसूर साहब बड़े क्लियर है उस मामले के अंदर कि जी ये उनका इख्तियार है, लेकिन साथ उनका जो इख्तियार है उसके अंदर चीफ जस्टिस को इन्वॉल्व करते हैं। अब चीफ जस्टिस ने पोलाइटली जो है वो जो 1 दिसंबर का वीक जो आया उसके अंदर उन्हें कहा कि भी ये मेरा इख्तियार नहीं है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के अंदर केसेस फिक्स करना, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के नीचे जो कमेटी है उसका इख्तियार है। अब ये है कि कल फिर उन्होंने उस इशू को छेड़ दिया जुडिशल कमीशन के अंदर, और आज सारे अखबारात जो मेन थे, चाहे डॉन था, न्यूज़ था, सारे उर्दू के अखबारात थे, सब के अंदर आया कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि भाई साहब ये मेरा इख्तियार नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के नीचे जो कमेटी है उसका इख्तियार है। अब इसका मतलब ये क्यों बार बार 26वीं आइनी तरमीम, वो इसलिए है कि जस्टिस मंसूर साहब ये चाहते हैं इस चीज़ के अंदर कि मैं मुल्क का चीफ जस्टिस नहीं बना तो लिहाजा इस चीज़ का फैसला करें कि मैं बनूं कि ना बनूं। तो जब आप इस लेवल के ऊपर जाके कहते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी है और आपने माइंड को डिस्क्लोज भी कर दिया। 2 दर्जन से ज्यादा दरखास्तें भी तो आई नहीं देखे ना, इसी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के नीचे आया हुआ है कि आपने दरखास्तों को अपनी टर्न के मुताबिक लेना है। जी लॉ के अंदर लिखा हुआ है ना। हुआ आदिल ये है कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट जो अनब्रिडल्ड थी, जिसकी तरफ मलिक साहब ने भी इशारा किया, भी जूरिस्प्रूडेंस डिफाइन ही नहीं 1.5 हफ्ते के अंदर हुई। एक तो यह है कि 1.5 माह के अंदर पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट को इतनी नीचे नहीं चली गई जितना प्रिटेंड किया जा रहा है कि जी पता नहीं 26वीं आनी। और भाई वो सारे वो केसेस थे जो पर्सनल ख्वाहिशात पे लगाए गए,
जो HRC के अंदर लगाए गए, जिसके अंदर कोई जुरिस्प्रूडेंस नहीं थी, वक्ती तौर पे उन केसेस को कॉग्निजेंस लिया गया, उसके अंदर जो एक अल्टीरियर ऑब्जेक्टिव था उसके नीचे हाइप की और उसके बाद उसको छोड़ दिया गया, और ये हर चीफ जस्टिस ने ये किया है। अब पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने जब सुओ मोटो का इख्तियार खत्म कर दिया है और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिख दिया है कि इनका इख्तियार नहीं है, तो क्या और जुरिस्प्रूडेंस या ये करें कि उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स करें। मैं आपको कई केसेस के अंदर, मैं इस 2 हफ्तों के अंदर गया हूं, इस्लामाबाद के IG की ट्रांसफर है और ऑर्डर किया जाता है कि आजम सवाती के एसेट्स जो हैं वो IB, ISI और MI जो है वो इंटेलिजेंस एजेंसीज करे। क्या पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट का ये इख्तियार है उन चीजों के अंदर? क्या जो दूसरे मामलात के अंदर फॉरेन करेंसी अकाउंट्स के ऊपर जाके आप एक्शन लें, उसके बाद जो है कि जी ये अमेंडमेंट्स आपने क्यों नहीं की, उसके अंदर आप एक्शन। तो अगर इन केसेस के अंदर जान थी तो उस दौर के चीफ जस्टिस ने उनको कल्मिनेशन की तरफ क्यों नहीं लेके गए? दूसरा ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अगर SMC का इख्तियार था तो SMC के बाद ये HRC कहां से आ गया कि आपने ह्यूमन राइट केसेस को भी ऐसे डील करना शुरू कर दिया और आपने खुली कचहरियां उसके अंदर लगानी दी। जब कॉन्स्टिट्यूशन से आप बाहर निकले हैं, आर्टिकल 175(2) से जब आप बाहर निकले हैं, आपने अपनी ख्वाहिशात को चलाया है, तो उस ख्वाहिशात के ऊपर अब आपका मौजूदा चीफ जस्टिस नहीं चल रहा, चूंकि उसे पता है कि मेरी कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट क्या है। अब उस जुडिशियल एक्टिविज्म के हवाले से सियासी बातों को भी तहफ़्फ़ुज़ात रहे हैं। नहीं, जुडिशियल एक्टिविज्म नहीं है। एक होता है जुडिशियल एक्टिविज्म जिसके अंदर आपकी जुरिस्डिक्शन है और आप दूसरी अथॉरिटी की बजाय खुद कॉग्निजेंस लेते हैं। आदिल, इन केसेस के अंदर यह रहा है कि इख्तियार ही नहीं था उन चीजों का कि जिसके अंदर जुडिशियल ओवर रीच किया गया। अब पाकिस्तान की इस पार्लियामेंट ने डिसाइड किया है कि ग्राउंड से बाहर आप ऑर्डर नहीं कर सकते, जो सुप्रीम कोर्ट करती रही। प्रेयर से बाहर आप जा नहीं सकते, जो पहले सुप्रीम कोर्ट करती रही। उसके बाद यह है कि सुओ मोटो की पावर आपके पास है नहीं है, जो पहले की जाती रही। उसके बाद अगली चीज यह है कि आपने उन इश्यूज जो है उसको इतना एक्सपेंड कर दिया और आपने ऐसी ऐसी जजमेंट या ऑर्डर दिए जिस आज मुझे 15-20 साल से कितने ऐसे ऑर्डर हैं जो SMC के अंदर पाकिस्तान की पब्लिक जो है उसने उसे एक्सेप्ट किया। सारे के सारे पॉलिटिकल प्राइम मिनिस्टर्स को फारिग कर रहे हैं, अमेंडमेंट्स जो हैं उनको आप फारिग कर रहे हैं। 184(3) की डायरेक्ट जो 75 के अंदर पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहला राइट किसी भी लॉ को चैलेंज करने का हाई कोर्ट के अंदर, और हाई कोर्ट के आ जाए सुप्रीम कोर्ट रिस्ट्रेन करना है, लेकिन हमने वो सारी की। अब ये है कि अगर वो बेंच अगर कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट के अंदर काम कर रहा है, चूंकि हम ये चाहते हैं सेंसेशनल न्यूज आए, गवर्नमेंट को कंडेम किया जाए, जजेस एक्स्ट्रा काम करें और एक्स्ट्रा ओवर रीच करें ताकि हम फिर न्यूज के अंदर आ सकें। मेरा ख्याल ये है कि 26वीं आईनी तरमीम ने वो काफी रास्ते बंद कर दिए हैं। वेट करना चाहिए कि वो कर क्या रहे, गलत फैसला करें, क्रिटिसाइज करें, लेकिन प्रियम्पशन जो है और ये कहना कि जी वो जजेस जो गवर्नमेंट के साथ नहीं है, ये तरमीम कितने मुतफिक है आर्गुमेंट से, बड़ी तफसीली तौर पर बताया उन्होंने। और जो जजेस की तकसीम है, अदारे की क्रेडिबिलिटी कितनी मुतासिर हो रही है। मैं 100% मुतमईन हूँ हाफिज साहब से। अच्छा, लेकिन काश ये जो असूल है ये हमारा आईनी बेंच कोई जजमेंट दे दे। ये नहीं हो सकता, देखें ये हो नहीं सकता कि आप रास्ता खुला रखें और जिस दिन कोई सियासी जमात या सियासी हुकूमत को टाइट करना हो तो फिर वही साकिब निसार जैसे स्टाइल फिर आ जाए। आपको असूल वज़ा करने होंगे, जुरिस्प्रूडेंस इवाल्व करनी होगी। ये नहीं हो सकता कि 3 लाइनों पे आप फैसला कर दें। ये जो सारी चीज़ें हाफिज साहब ने अभी की हैं, ये चीज़ें जजमेंट में आनी चाहिए और बताना चाहिए कि हम गलत करते रहे और ये चीज़ें। और दूसरी बात यह है, जो आईनी बेंच जो क्रिएशन है 26वीं आईनी तरमीम का, वो खुद फैसला करेगा जो बेनिफिशरी है। ये उसी तरह है जिस तरह PCO जजेस ने मार्शल लॉ अदवार में मार्शल लॉ को इंडोर्स किया, इनकी भी हैसियत इसी तरह की है माजरत के साथ, बिल्कुल कोई नहीं है। और ये इस वक्त जो बेनिफिशरी कभी हुआ है कि जी आईनी बेंच के जब वो जो प्रपोजल थी या अफरीदी साहब की, बड़ी तारीफ कर रहे हैं हाफिज साहब, उनकी तो ये थी कि सारे जजेस को आईनी बेंच का ऐसा बनाया जाए और कहा गया कि हाथ खड़े करें, तो अमीनुद्दीन खान साहब ने हाथ नहीं खड़ा किया। जब कहा गया कि अमीनुद्दीन खान साहब सरबराह होंगे तो उन्होंने हाथ खड़ा कर दिया। ठीक है, ये भी मेरा ख्याल है अच्छा प्रिंसिपल, लेकिन याहिया अफरीदी साहब की अब इतनी तारीफ कर रहे हैं तो उनकी बात फिर मान लें। याहिया अफरीदी साहब ने तो और भी कल बहुत सी चीज़ों पे अब्सटेन की है, तो जो चीज़ याहिया अफरीदी साहब की पसंद है वो तो ठीक है। मसला ये आ रहा है कि सारी पसंद है नहीं, वो फिर सारे जजेस को बना दें, सारे जजेस को आईनी बेंच का ऐसा बना दें, फॉलो करें। और PTI ने सपोर्ट किया 26वीं आईनी। और दूसरी बात मौलाना साहब के साथ, दूसरी बात ये है कि ये फैसला फुल कोर्ट अगर आप बुलाते फुल कोर्ट में जुडिशियल साइड पे मे भी मेजॉरिटी यही कहती जो हाफिज साहब कह रहे हैं कि आपका इख्तियार नहीं है, लेकिन फुल कोर्ट बुलाना चाहिए था। और उसमें बहुत सारा कहीं कदगन है कि फुल कोर्ट नहीं बन सकता, बिल्कुल है,
कहाँ है? 26वीं आईनी तरमीम के बाद फुल कोर्ट नहीं बन सकता। किस जगह लिखा है? ये लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन। ये इंटरप्रिटेशन की बात कर रहे हैं। चीफ जस्टिस का इख्तियार नहीं है, वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है और चीफ जस्टिस ने कल उसको एक्सप्रेस कर दिया है जुडिशियल कमीशन के फोरम के अंदर कि भाई साहब मेरा इख्तियार नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन बेंच की कमेटी का इख्तियार है। 5 नवंबर को आपने मीटिंग बुलाई आईनी बेंच की, उससे पहले आईनी बेंच नहीं था, ठीक है। अब जिस तरह लाहौर हाई कोर्ट में नहीं है, उसी तरह निज़ाम चल रहा है। आपको कहा गया कि आप फुल कोर्ट बुला लें, या अफरीदी साहब ने बुलाया। एक तरफ आप कहते हैं जी मंसूर अली शाह साहब का कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, क्या अमीनुद्दीन खान साहब या अफरीदी इनका कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है? ये निज़ाम को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, इनका नहीं है प्रोटेक्ट। ये काजी साहब क्या कबाहत है वैसे? फुल कोर्ट बुला लें और अभी मुतालबा है, अब तो जुडिशरी के अंदर से भी मुतालबात आ रहे हैं ना, तो क्या कबाहत है उसको बुलाने में? मुझसे पूछ रहे हैं? जी काज़मी साहब, जी काज़मी साहब। जी नहीं, बिल्कुल बुलाना चाहिए जी। ये वही मंसूर अली शाह साहब हैं जिनके हवाले से यही मौजूदा हुक्मरान कहते थे कि अताब बंदयाल साहब इनको क्यों नहीं बेंच में बिठाते। अचानक ऐसा क्या हुआ कि मंसूर अली शाह साहब जो है इनको काबिल कबूल नहीं रहे। अब वो फिर हमने देखा, जो पहले बात हो रही थी कि वो एक ऐसा चीफ जस्टिस नहीं लाना चाहते थे जो इंडिपेंडेंटली कोई फैसले करे, और मंसूर अली शाह साहब का रास्ता रोका गया। बुनियादी तौर पे काजी फायज ईसा को तो 3 महीने पहले इन्होंने नोटिफाई कर दिया था और सबको पता था कि ये आईनी तरमीम क्यों लेके आ रहे हैं। वुज़रा ने टीवी पे बैठ के कहा कि हमें डर है कि इलेक्शन ना खुल जाए। तो भाई इलेक्शन तो भी इधर है, अदलिया भी इधर है, तो इनको क्या किसी सिर्फ ये डर था कि कुछ जज जो हैं वो उनके होते हुए मामलात उस तरफ चले जाएंगे? तो बड़ी लेकिन चले इलेक्शन तो खुलने जा रहे हैं, लेकिन अब किस तरह खुलेंगे ये तो टाइम बताएगा। और ये बताएं कि कौमी हुकूमत की बात हो रही है, मौलाना भी हुकूमत से नाराज दिखाई दे रहे हैं, पीटीआई मौलाना मिलके हुकूमत को कोई प्रेशराइज, कोई टफ टाइम दे सकते हैं, यही बस स्पेकुलेशंस हैं, टाइम के साथ आती हैं और चली जाती हैं? देखिए, कौमी हुकूमत तो एक तरह से आपकी इस वक्त भी कायम है। मौलाना भी उस हुकूमत का हिस्सा है एक तरह से, पीपल्स पार्टी उस हुकूमत का हिस्सा है, MQM हिस्सा है, ANP इनके साथ है, सारी जमातें तो इनके साथ हैं, एक आधी जमात इस्लामी है। अब मौलाना भी अवाम के शऊर की तौहीन कर रहे हैं ना। 26वीं आईनी तरमीम किसने पास करवाई है? मौलाना के बगैर पास हो सकती थी? जो अख्तर मैंगल रोता रहा यहाँ पे कि हमारे लोगों के साथ क्या हुआ, क्या वो पूरी कौम ने नहीं देखा? यहाँ पे हम 26वीं आईनी तरमीम की ऐसे कोई बात कर रहे हैं कि जैसे पता नहीं वो कौन सी दुनिया की सबसे बड़ी पार्लियामेंट से कोई चीज आ गई है। वो जिस तरीके से पास हुई, हमें तो उसके ऊपर बात करते हुए शर्म आनी चाहिए कि क्या पार्लियामेंट का यह किरदार होता है कि लोग रो रहे हो पार्लियामेंट के बाहर खड़े हुए कि हमारे लोगों को अगवा कर लिया गया। इवन के मौलाना ने भी कहा कि हमारे 5 बंदे इन्होंने तोड़ लिए थे, हमारे पास और कुछ नहीं था। क्या ये जमहूरियत का स्पिरिट है? क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन कहता है? तो मसला ये है कि हम इस वक्त जिस दौर से गुजर रहे हैं, इसमें तो ना आइन की बात करना अच्छा लगती है, ना इस पार्लियामेंट की से कोई हमें उम्मीद रखनी चाहिए। जिस तरह निजाम चल रहा है फिलहाल ये इसी तरह चलता रहेगा। तो फिर हल क्या है मामला, क्योंकि आप देख रहे हैं चीजें आम आदमी सफर कर रहा है। निजामी साहब, हल एक ही है कि आइन के अंदर अपने अपने किरदार को महदूद करें। जिसका जो किरदार है, हल तो आपको आइन बार बार देता है हल कि 90 रोज में इंतखाबात करवाएं, जिसको वोट पड़ा है उसको हुकूमत दें। आप हल तो वही है, इसके अलावा तो और कोई हल नहीं है। जोर जबरदस्ती डंडा तो चल रहा है 2.5 साल से, जबरदस्ती बिलावल को, शहबाज शरीफ साहब को कौम के ऊपर मुसल्लत किया हुआ है, लेकिन उसका क्या नतीजा निकल रहा है? तो हल तो वही है जो आइन के अंदर लिखा हुआ है। जो आइन के अगर आप शक्ल ही बदल देंगे, आइन का चेहरा बदा कर देंगे, उससे तो हल नहीं निकलेगा ना। जो 50 साल पहले आपके पास डॉक्यूमेंट था, उसमें जो बेसिक चीजें, फंडामेंटल चीजें, कम से कम उसका जो है इदराक हम सबको होना चाहिए और उस पर अमल दरामद करे, चाहे वो अपोजिशन हो या हुकूमत हो। ठीक है, आप किसी बात पे प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। हल जो है वो आईने पाक पे अमल करें तो मामला बेहतर हो सकते हैं। आप तीनों मौजूद मेहमानों का आज के प्रोग्राम में शिरकत के लिए बहुत शुक्रिया। हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह।